नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रकाश ब्लॉग खुरेडी के इस खास प्रोग्राम में। आज हम एक बेहद ज़रूरी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। उत्तराखंड के गाँव में ग्राम पंचायत के अंतर्गत मिलने वाली सहायता और रोजगार के अवसर। हम सभी जानते हैं कि पलायन उत्तराखंड की सबसे बड़ी समस्या बन चुका है, लेकिन क्या यह समस्या सिर्फ रोजगार की कमी के कारण है या इसके पीछे कुछ और भी कारण हैं? क्या ग्राम पंचायत के माध्यम से पहाड़ों में ही रोजगार के संसाधन उपलब्ध कराए जा सकते हैं? इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं हमारे विशेष अतिथि श्री कुंवर सिंह रावत जी, जो उत्तराखंड के सामाजिक आर्थिक स्थिति पर गहरी पकड़ रखते हैं और पहाड़ों के विकास के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। अगर आप भी अपने गांव में बेहतर सुविधाएं चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपके क्षेत्र की ग्राम पंचायत किस तरह का काम कर रही है। इस चैनल पर हमारी ये आखिरी वीडियो होगी, क्योंकि इस तरह की वीडियो के लिए हम एक अपना नया चैनल बना रहे हैं, जिसका नाम है उत्तराखंड संवाद। तो जिसका लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उस लिंक पे जाकर उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और उसके बाद जो भी हमारी वीडियोस आएंगी मोस्टली उसी चैनल पर आएंगी। तो स्वागत है रावत जी हमारे आज के इस प्रोग्राम में। नमस्कार जी जी, पहला सवाल ये है मेरा, उत्तराखंड के गांव में लोगों को कौन कौन सी सरकारी सहायताएं मिलती हैं? जी। आप सभी को नमस्कार। और जैसा कि ओम प्रकाश जी ने बताया, आज ये हमारा लास्ट वीडियो है। उसके बाद हम नेक्स्ट उत्तराखंड संवाद में जाएंगे चैनल में, तो उसमें हम आपको मिलेंगे। तो जो प्रश्न ये हो रहा है कि ग्राम पंचायतों के बारे में, खासतौर पे जो उत्तराखंड की जो ग्राम पंचायतें, छोटी ग्राम पंचायतें होती हैं, उसमें आपने देखा होगा कि 250 का जो ग्राम पंचायत का एक जनसंख्या का है, उस पे एक ग्राम पंचायत दे दी जाती है। और जो उससे ऊपर हो तो चूंकि जो 3 डिस्ट्रिक्ट और हैं, उनमें तो बड़ी बड़ी ग्राम पंचायतें होती है, जिसमें 5,000 10,000 तक भी हो सकता है उसमें। तो लेकिन यहाँ पे क्या है कि 250 के ऊपर एक ग्राम पंचायत दे दी जाती है। तो अब जो प्रश्न जो हो रहा है कि भाई ग्राम पंचायतों के अंतर्गत क्या क्या कार्य होते हैं। अब गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं बहुत सारी आती हैं। अब वो शायद ग्राम प्रधान का जो रोल है वो भी बहुत जबरदस्त है। उनके साथ पंच और सरपंच होते हैं, और साथ में जो उप ग्राम प्रधान होते हैं जो, और उनके साथ पंच लोग होते हैं, जो आजकल की व्यवस्था है। और साथ में ये जो प्रशासकीय कार्य करने के लिए, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का कार्य करने के लिए, उनके पास एक अधिकारी होता है, उसका नाम है विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, जो कि यानी गांव के विकास के लिए वो ऑफिसर को नियुक्त किया जाता है। तो जो मेन जो कार्य हैं, जो मैं बता दूं आपको, जो ग्राम प्रधान के अंतर्गत, ग्राम पंचायत के अंतर्गत आते हैं, उनमें नॉलेज होना जरूरी है। एक तो है प्रधानमंत्री आवास योजना, PMAY, जो गरीब परिवारों को मुफ्त में कम लागत में मकान बनाने की सहायता करना। यानी कोई गरीब आदमी है, उसके पास यानी शौचालय बनाने के भी पैसे नहीं है, तो वो अपने मकान, जो पक्का मकान है, उसको बनाने के लिए, जिसमें एक कमरा, एक किचन, टॉयलेट, बाथरूम, ये सुविधा होती है, वो दिया जाता है। एक आर्थिक मदद भी दी जाती है। और या फिर जब वो जितनी भी उनकी यानी रिसोर्सेस होते हैं, स्रोत होते हैं, वहां से जो इनकम से पैसा मिलता है, उसको लेकर के ऑलमोस्ट ज्यादा पैसा देने की गवर्नमेंट की होती है। और ये जो है ना, ये सुविधाएं ग्राम प्रधान के थ्रू, और जो विकास अधिकारी है, जो ग्राम विकास अधिकारी है, उसके थ्रू आगे तहसील के मार्फत या BDO के मार्फत ये चीजें आगे आपको मिल सकती हैं ग्राम पंचायत से। दूसरी बात ये कि जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन का है, जल जीवन मिशन में स्वच्छ पानी देना, यानी नल से जल, नल से जल, ये बहुत बड़ी योजना है। तो इसमें स्वच्छ पानी देना ग्राम प्रधान का एक हर आदमी का अधिकार है कि ग्राम प्रधान के थ्रू
इसको दिया जाए। चाहे ग्राम प्रधान क्या है कि बीच में एक कड़ी है, तो उनके लिए प्रशासकीय कार्य करने के लिए, जैसे बोला कि मैंने विकास अधिकारी है, यानी ग्रामीण विकास अधिकारी, तो वो आगे इन चीजों को लेके जाएंगे प्रपोजल बना के। तो जितनी भी ग्राम पंचायत की मीटिंग्स होती हैं, उनमें से उनको ग्राम पंचायत अधिकारी को बुलाया जाए उसके, यानी मीटिंग होने के बाद, कि ये चीजें आज हुई है, ये लोगों को आवास योजना के अंतर्गत डालना है, इनको जल नल स्वच्छ जल प्रदान करने के लिए इस योजना की। और तीसरी है मनरेगा। मनरेगा का मतलब है कि 100 दिन का, जो आदमी रोजगार पे नहीं है, जिसके घर में चूल्हा जल सके, वो उनके परिवार को 100 दिन का कम से कम रोजगार दिया जाए। 100 दिन यानी 365 में से 100 दिन का रोजगार दिया जाए। जो भी आजकल हर प्रांतों में अलग अलग वो है। जैसे हम उत्तराखंड के शायद यहाँ पे 400 500 या 600 कुछ डिसाइड होगा, ये मैं क्लियर नहीं कर सकता, लेकिन ठीक है, यहाँ पे वेजेस जो दी जाती है। तो मनरेगा के अंतर्गत जहाँ पे जिनके पास कोई भी अपना वो नहीं है, जो यानी कि बेरोजगार हैं, और उनका एक मापदंड है कि 18 साल से ऊपर वाला जो बच्चा है, और ऊपर तक 55 साल या 60 साल भी हो सकता है, कहते हैं कि इसमें जो मजदूर वर्ग है उसकी तो कोई सेवानिवृत्त का टाइम होता नहीं है। तो ये मनरेगा मतलब उनको एक रोजगार दिया जाए। जो चौथा है, आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत उनको कम से कम 5 लाख तक का एक मुफ्त इलाज जो देने की बात है, कि उनके परिवार को कोई बीमार हो जाता है, कोई गंभीर बीमारी हो जाती है, कुछ हो जाता है, या वैसे भी कुछ एनीवे प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसमें 5 लाख तक का उनका इलाज हो सकता है ये। और तीसरा है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, यानी गरीबों को, ग्रामीण गरीबों को सस्ते दर पे राशन को दिया जाना। गेहूं, चावल, जो दाल, चीनी, चावल और सॉरी ये शुगर यानी चीनी, और ये सारी चीजें दिया जाना, तेल भी है शायद उसमें। तो ये सस्ते दाम पे, कम रेट पे दिया जाए करके, और खास तौर पे जो बीपीएल फैमिली है उनके लिए, और जो जिनके घर में कमाने वाले नहीं है, हो सकता है कोई वृद्ध लोग हों, तो वो कैसे कमाएंगे, वो तो मजदूरी भी नहीं कर सकते, तो उनको ये चीज दी जाए। छठा है वृद्धावस्था पेंशन है, और विधवा पेंशन है, और दिव्यांग पेंशन है, यानी हैंडीकैप वालों की पर्सन पेंशन है। इनको सबके पेंशन के रूप में आज आपको पता होगा कि उत्तराखंड में 1500 रुपये पर हर महीने विधवा को भी, और हैंडीकैप को भी, और जो ये जो वृद्धावस्था वाले हैं उनको सभी को 1500 रुपये वो ग्राम प्रधान के मार्फत आगे बीडीओ के पास, बीडीओ से आगे एसडीएम के पास, आगे से फिर समाज कल्याण विभाग है, जो अल्मोड़ा में शायद, हमारे यहाँ तो अल्मोड़ा का है, लेकिन बाकी अलग अलग डिस्ट्रिक्टों के जहाँ डीएम बैठते हैं उनके पास वहां समाज कल्याण विभाग का एक ऑफिस होता है, वहां जाए वो सैंक्शन करते हैं। तो वो डीएम को शायद पूरी अधिकार है किसी को भी ये सैंक्शन करने की। तो ये 6 योजनाएं हैं, और इनके लिए ग्राम पंचायत की जो मीटिंगें लगातार होती रहे, और ये योजनाएं वहां के जो नोटिस बोर्ड है उस पे भी लिखा जाना जरूरी है, या तो फिर आजकल व्हाट्सएप ग्रुप बन गया है, तो जो व्हाट्सएप चला सकते हैं, यंग लड़के हैं या जो भी है सभी चला रहे हैं, तो व्हाट्सएप के थ्रू ये जानकारी दी जानी चाहिए। और वैसे भी आप ये यूट्यूब में या कई भी जगह पे वीडियोज बने, या गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, गवर्नमेंट के कुछ पोर्टल हैं, उनमें भी ये योजनाओं के बारे में डिटेल मिल जाती है, तो आप उसको सदुपयोग कीजिए। जी रावत जी, आगे। ग्राम पंचायत के अंतर्गत कौन कौन से रोजगार के अवसर उपलब्ध है, जरा इस बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, एक तो मनरेगा जो हमने बताया कि मनरेगा में जैसे सड़क निर्माण है, और तालाब बनाना, यानी कई जगह तालाब बनाए जा सकते हैं, कई जगह छोटी झील बनाई जा सकती है। बरसात में जो पानी काफी आता है उसके लिए भी चेक डैम बना करके छोटे छोटे वो पॉन्ड्स, तालाब बनाए जाए, ताकि सिंचाई के टाइम पशुओं के लिए भी, पीने के लिए जो जंगल वगैरह जाते हैं। और दूसरी बात है उसमें क्या, वृक्ष रोपण, यानी जो पौधों का रोपण, यानी कुछ पेड़ कट जाते हैं, कुछ पेड़ गिर जाते हैं आंधी में, या कुछ पेड़ जल जाते हैं उसमें, उस तरह का
ये देखिए मनरेगा का एक ये रोजगार है। मनरेगा इसके अंतर्गत ये चीजें, मतलब सड़क भी बनाना, तालाब बनाना, खुदाई, वृक्षारोपण करना, और उसके बाद ये दूसरा ये है कृषि और पशुपालन। सरकार इस मामले में सब्सिडी देती है, कुछ बीज के लिए, कुछ गाय भैंस खरीदने के लिए, पशुपालन के लिए, तो और कृषि के उपकरणों के लिए भी देती है, और दूध का उत्पादन या मधुमक्खी की लाभकारी जो योजनाएं हैं वो भी गवर्नमेंट की योजनाएं हैं। तो आजकल तो ये मीडिया वर्ग है, ये इसका आप सदुपयोग कर सकते हैं। गवर्नमेंट के पोर्टल पे जा सकते हैं, यूट्यूब में भी बहुत अच्छी जानकारी दे सकते हैं। यूट्यूब की जानकारी को आप गवर्नमेंट के पास शेयर कीजिए, गवर्नमेंट आपको अपनी पॉलिसी के अनुसार ये बताएगी हाँ यार ये सही है या नहीं है करके, ऑथेंटिक है। और जो पर्यटन और होम स्टे, ये बहुत सारी चीजें चल रही हैं। जो यंग लड़के हैं वो अपना एक डिप्लोमा लेकर के जो इसका हाउसकीपिंग का और होम स्टे चलाने का, होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड है, वो उसको दे करके ये रोजगार अच्छा खासा मिल सकता है। ये बहुत सारी योजनाएं हैं और इनकी यानी सरकार की योजना है जो ग्राम पंचायत के थ्रू दी जा सकती है, क्योंकि जो भी एप्लीकेशन प्रोसेस होती है वो ग्राम प्रधान की सहमत से आगे जाती है। तो उसमें ये बात है। उसके बाद एक हस्तशिल्प है। हस्तशिल्प देखिए बहुत बढ़िया, जैसे अल्मोड़ा में तो पीतल नगरी कहलाता था, तांबे का और उसका काम होता था, तो तांबे का काम होता था, सॉरी, ब्रास का भी आइटम का भी काम होता था। और अभी भी वो पिरूल का कुछ बनाने का, ये भी कुछ गवर्नमेंट ने नई चीजें चलाई हैं। और ऊन जैसे कुछ जगह पे ना भेड़ वगैरह होती हैं, उनके कपड़े उपड़े, इनके बारे में। और जड़ी बूटियों का भी है, जैसे कि मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हम लोग गैरसैंण में गए थे तो वहां से बाज बुरांस का भी रस वगैरह, और अभी मैंने ये किसी ने बताया कि भिक्यासैन में वो आंवला आप इकट्ठा कीजिए, तो आंवला वहां ले जाइए, वो वहां पे 100 रुपए लेता है, और 5 लीटर की केन बना के आंवले का, रॉ मटेरियल एंड चीनी आपको ले जाना होगा, उनको देना होगा, और 100 रुपए में। यानी वो जो 100 रुपए एक बोतल 1 लीटर की जो 100 रुपए की है, यानी 500 रुपए की, वो आप रॉ मटेरियल ले जाइए और आप 100 रुपए उसको दीजिए, तो आपको वो मिल जाएगा। तो ये भी ऐसे काम लोग बाग कर रहे हैं, ये भी अच्छी बात है। जड़ी बूटियों का है, और स्थानीय जो कारीगरी, ये कारीगरी से रिलेटेड हो गया। बहुत सारी चीजें हैं, हस्तशिल्प जो नई नई चीजें लाए जाए करके। और जैसे कुछ उद्योग है, प्रसंस्करण उद्योग, आंवले का मैंने बता दिया, रीठा भी है, और भी बहुत सारे। जो आंवला है ना, आंवला तो बंदर भी नहीं खाता उसको, तो वो बहुत बहुतायत मात्रा में होता है। रीठा जो जिसका शैम्पू बनता है, तो छोटी-छोटी ऐसी चीजें बनाई जाए। और वन उत्पाद और जड़ी बूटियां, खेती और पहाड़ों में पैदा होने वाली औषधि, औषधि वाली यानी कुछ जड़ी बूटियां हैं, कुछ वैसे बहुत अच्छे पेड़ हैं, सॉरी पौधे हैं, जो कि आपको याद है फूलों की घाटी में देखिए वो फूल होता है ना, जो वो कोई भी, अभी जो गैरसैंण गए थे तो ब्रह्म कमल, सॉरी ब्रह्म कमल नहीं, बुरांस, बुरांस का फूल हमने देखा, तो वो उसी से वो जूस निकालते हैं बुरांस का। और फूलों की घाटी का मैं जो बता रहा था कि वहां पे ऐसे औषधि वाले फूल हैं जो कि दूर से ही आपको खुशबू आती है। ये तो ये चीजें हैं, इनमें रोजगार के बहुत सारी चीजें हैं। तो इससे तो छोटा छोटा रोजगार कर सकते हैं, तो उससे आपको गांव छोड़ने की जरूरत भी नहीं है। पलायन रुकेगा, बाहर से भी जो आदमी आएंगे वो भी अपना, और यहाँ भी रोजगार कर सकते हैं गाइड कर। हमारे जी दर्शकों का सबसे बड़ा सवाल यही रहता है कि अगर गांव में रहना है तो रोजगार कहाँ से मिलेगा। तो आपके अनुसार रोजगार के कई अवसर पहले से ही उपलब्ध है, बस लोगों को सही जानकारी नहीं होती है। जैसे जी सड़क निर्माण, तालाब खुदाई, वृक्षारोपण जैसे कामों में रोजगार मिलता ही है, और साथ में सरकार सब्सिडी पर बीज, खाद और कृषि उपकरण देती है। दूध करेक्ट। उत्पादन और मधुमक्खी पालन भी लाभकारी ये रोजगार है। जी उत्तराखंड सरकार होम स्टे योजना के तहत स्थानीय लोगों को पर्यटकों के लिए रहने की सुविधा देने पर भी अनुदान देती है। देती, ग्रामीण करेक्ट। महिलाओं को ऊन से बने कपड़े, जड़ी बूटियों का व्यापार और स्थानीय कारीगरी का काम भी सिखाया जा सकता है। हम्म, वन उत्पाद और जड़ी बूटी खेती, पहाड़ों में पैदा हम्म, होने वाले औषधीय पौधों में, मतलब औषधीय पौधों से बड़ी मात्रा में आय की जा सकती है। हम्म, हम्म, तो दोस्तों, अगर पंचायतें और स्थानीय लोग इन विकल्पों का सही तरीके से उपयोग करें
तो रोजगार के लिए गांव छोड़ने की आवश्यकता नहीं जरूर नहीं। पड़ेगी। रावत जी, मेरा जी। अगला प्रश्न यही है कि ग्राम प्रधान की भूमिका क्या होनी चाहिए? ग्राम पंचायत के दे, अंतर्गत जो भी योजनाएं आती है, क्या उन्हें सही तरीके से लागू किया जा सकता है या किया जा रहा है? और इसमें ग्राम प्रधान दे, की क्या भूमिका होनी चाहिए? दे, देखिए, आप जब वोट डालते हैं, किसी ग्राम प्रधान का चयन करते हैं, आप उसकी क्वालिफिकेशन दीजिए, देखिए क्या उन्होंने जिंदगी में कैसे काम किए हैं, क्या काम किए हैं, उनका चुनाव कीजिए, उनकी लीडरशिप की भावना है, और वो एक आपकी बात को ना वहां पे ब्लॉक में जा करके रखें और अच्छी स्कीमों को लाएं, फंड्स लाएं। देखिए, ये प्रेजेंटेशन होता है। प्रेजेंटेशन का मतलब आपका, यानी आपने जो उनके वीडियो के सामने अपने प्रस्ताव को वहां पे बताना है। प्रस्ताव बनाने का काम किसका है? ग्रामीण विकास विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी का, जो आपके लिए सरकार की तरफ से एक आदमी नियुक्त किया गया है, उसका उपयोग कीजिए। उनको आपने बोलना है कि आज यहाँ पे ये प्रस्ताव पास हुआ है और इन योजनाओं को आगे बनाइए। तो आप, मेरा कहने का मतलब है कि आप ऐसे आदमी को चुनाव कीजिए जो आदमी की नॉलेज हो, जो आदमी प्रेजेंट कर सके इस तरह से, और उसकी निगरानी भी करनी है। अब मान लीजिए आपने बोला है कि इतने लोगों को मधुमक्खी के पालन के लिए इनको इनको एक तो प्रशिक्षण दिलाना है, और दूसरा इनको आगे रोजगार भी देना है। इनके मतलब इनके पास पैसा नहीं है तो इनको कैसे फंडिंग दी जाए, ये पूरा प्रस्ताव बना करके आगे। अब जो 5 फाइनेंशियल ईयर होते हैं, 5 फाइनेंशियल ईयर यानी वित्तीय वर्ष होते हैं, उनमें कहीं ना कहीं आपका नंबर आएगा। और दूसरा, आजकल एक और भी कुछ योजनाएं चल रही है, ये पॉली हाउसेस की चल रही है, जिसमें कि नीचे, उसके नीचे पॉली हाउसेस को कवर किया जाता है, उसके नीचे जो है सब्जियां उगाई जाती हैं, बहुत कुछ पौधे वगैरह भी उगाए जाते हैं, बागवानी भी होती है, ये बहुत सारी चीजें होती है। तो अब ग्राम प्रधान का तो बहुत बड़ा रोल है। ग्राम प्रधान को एक चौमुखी, एक समझ लीजिए वो वहां का एक किस्म से एक मुखिया है, एक सीएम का रोल कर रहा है गांव के लिए। सीएम पूरे स्टेट का है, पीएम प्रधान पूरे देश का है, लेकिन वो भी एक सीएम से कम नहीं है अपने गांव का। तो इसलिए उसको देखना और पलायन को रोकना, ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी उनके पास आती है। भाई किससे पूछे क्यों आप बाहर जा रहे हैं, यहाँ क्या सुविधा है। और हो सकता है आने वाले टाइम में बैंकों की स्थितियों को भी सुधारना है। बैंक, अभी हमने देखा कि एक बैंक यहाँ बरगंडा में है, उसने एटीएम अपना बंद कर दिया। बोला कि यहाँ पे एटीएम की व्यवस्था इसलिए दे रखी थी कि कुछ लोग आते हैं, 50 ट्रांजेक्शन होना जरूरी है, लेकिन नहीं। तो उनको समझाना चाहिए कि भाई यहाँ, यानी बैंक मैनेजर को बताया जाए कि ग्रामीण क्षेत्र धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, और सभी चीजें, यदि व्यवसायीकरण धीरे धीरे होगा, सभी रोजगार करेंगे, तो उनके उसमें से ट्रांजेक्शन भी होना स्टार्ट हो जाएंगे, उनके यहाँ डिपॉजिट भी होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो उनको बंद नहीं करना चाहिए था। हालांकि उन्होंने बोला कि 50 ट्रांजेक्शन होने थे, यहाँ 25-30 ही हो रहे हैं, इससे ज्यादा नहीं हो रहा डेली के, कुछ उसकी लिमिट होती है। तो ये वाली चीजें, ये सुविधाएं कैसे वो की जाए अपने गांव में, कुछ यानी जो सुविधाएं, शौचालय की सुविधा है, मान लीजिए कोई गाड़ी रुकते, कुछ रुकते ग्राम पंचायत भवन में, ये सुविधाएं भी होना जरूरी है। कैसे उसको क्या किया जाए, इस तरह के आप ग्राम प्रधान को, उस ग्राम प्रधान को चुनाव कर सकते हैं, जिसका कि चरित्र भी ठीक हो, सभी चीजें सब ठीक ठाक हो, और वो अच्छा एक चौमुखी विकास कर सके। रावत जी, जी। ग्राम प्रधान की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है, आपका कहना है। वह गांव की विकास योजना की निगरानी भी करता है, योजना की जानकारी ग्रामीण तक पहुंचाता भी है, सरकारी फंड का सही इस्तेमाल सुनिश्चित करना, पलायन रोकने के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने का काम करता है, स्थानीय कृषि पर्यटन और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने में भी मदद करता है। रावत जी, अगर ग्राम प्रधान अपनी जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाए तो गांव में रोजगार भी बढ़ेगा और पलायन भी रुकेगा। तो करेक्ट। रावत जी, सरकार से मिलने वाली योजनाएं और रोजगार के बीच का गैप क्यों है? योजनाएं तो देखिए, बहुत है, रोजगार के अवसर भी उपलब्ध है, लेकिन फिर भी पलायन क्यों नहीं रुक रहा है, रावत जी? मैं जहां तक गवर्नमेंट की जितने भी योजनाएं आती हैं, जिनके जो फंडिंग आती है, जो पैसा आता है, उस पैसे में मान लीजिए
वो एक अमाउंट है कि 1 लाख या 10 लाख में उसको पूरा करना है, तो वो उससे ऊपर ना जाए और उसकी गुणवत्ता भी, क्वालिटी भी अच्छी हो, यानी सभी चीजें उसको ईमानदारी के साथ वो काम को निपटाया गया है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, पंचायत घर ही बनाना है। पंचायत घर बनाने तो पूरा उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। सही तरह से उसके सीमेंट का यूज करें, सही तरह से मटेरियल यूज करें और ईमानदारी से सभी लोग अपना मनरेगा के अंतर्गत जो काम कर रहे हैं वो भी ईमानदारी से करें। जो कि सक्षम है वो उसमें काम कर सके और जिनको एक्चुअल में नीड्स है। तो दूसरी बात है, यदि वो पूरा हो जाता है 10 लाख का, यदि वो काम उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कर दिया और वो एक एक पाई पाई खर्च किया है, तो इसका मीनिंग है कि वो ने कुछ इनाम के भागीदार हो जाते हैं। यानी हर प्रोजेक्ट में एक लीगल होना चाहिए कि भाई उनको एक इंसेंटिव दिया जाए, एक उनको इनाम दिया जाए। तो इससे क्या होगा कि एक एक तो जल्दी समय में भी उसको काम को करना है। मान लीजिए उन्होंने बोला इसको ग्राम पंचायत भवन को बनाने में 1 साल लगता है, वो 6 महीने में उसको बना के रेडी कर दे, 6 महीने या 7 महीने, 8 महीने, 2 महीने पहले कर दें या ऐसे करके, तो उससे क्या होगा, सारी लागत यानी कम लागत पे वो काम हो जाएगा और कम समय में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं ऐसी। तो उससे उनको ना हर एक को एक इनाम दिया जाएगा, ग्राम प्रधान को इनाम दिया जाएगा, उसके नीचे जो और लोग हैं उनको इनाम दिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। ये मेरी वो है। और जो जो हेल्प करने वाले अधिकारी हैं वो भी समय समय पे उसका देख रेख करें। हाँ भाई, आज हमने 1-2 लाख की किस्त जारी की है, उस किस्त में इतना काम होना है, उस किस्त में अगला ये काम होना है, तो उसको देखा जाए। ये नहीं कि वहीं बैठ करके ब्लॉक में बैठ करके वहां वीडियो ने वहीं पे देख लिया, वहीं पे साइन कर दिया, नहीं, उनको आना चाहिए, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को आना चाहिए और जो ग्राम ग्राम विकास अधिकारी है उसको पंचायत भवन में बैठना है सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ वो अपने एक हेडक्वार्टर में बैठा है। मैं ऑलमोस्ट यहाँ पे पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में मैं देख रहा हूँ कि जितने भी जो ऑफिसर्स हैं वो सारे के सारे तहसीलों में बैठे हुए हैं, ब्लॉक्स में बैठे हैं और जहां उनके ऑफिसेज बने वहां वो कभी नहीं जाते। तो इससे क्या हो रहा है कि वो नहीं हो पा रहा है। तो हम एक पॉजिटिव सेंस में बोलेंगे कि अब विकसित भारत एट द रेट 2047 की बात हो रही है प्रधानमंत्री जी द्वारा और मुख्यमंत्री जी द्वारा। तो वो ऐसे नहीं बनेगा, वो बड़ी ईमानदारी के साथ आपको काम करना होगा। हम कह रहे हैं ठीक है, उसको 10 लाख रुपए, उन 10 लाख रुपए में ग्राम पंचायत भवन बन के तैयार हो गया, तो आप उसको इंसेंटिव 1 लाख 2 लाख जो देना चाहें वो एक लीगल हो, सारी चीजें उनको इनाम के तौर पे, क्योंकि उन्होंने जल्दी काम किया, ईमानदारी के साथ काम किया, वो बहुत टिकाऊ रहेगा। अब ग्राम पंचायत भवन के अंदर नीचे मान लीजिए वो उसका ऑफिस बने और उसके साथ आप बारात घर भी बना सकते हो, उसके साथ आप सिलाई कटाई कंप्यूटर के कोर्सेज खोलने का कुछ 3 मंजिला बना दीजिए उसी में। तो क्या नहीं हो सकता, यदि ग्राम पंचायत भवन को एक इनकम होना स्टार्ट हो जाएगी। हमारा एक ऑफिस तो रहेगा ही, वो तो आंगन में भी मीटिंग हो सकती है, अंदर भी हो सकती है। यदि आपने बारात घर बना दिया, बारात घर के अंदर भी हो सकती है, यानी कि रोजाना बारात हो रही है। बारात घर से क्या होगा, एक नॉमिनल चार्जेस जो होगा उसमें सारी व्यवस्था हो, तो वो बारात आए, कोई पार्टी हो सकती है, उससे उसका इनकम का स्रोत बनना स्टार्ट हो जाए। जी, मैं ये कह रहा हूँ, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। रावत जी, इसका सबसे बड़ा कारण योजनाओं की सही जानकारी ना होना और पंचायत स्तर पर भ्रष्टाचार होना है। कई बार करेक्ट। लाभार्थियों तक योजना की सही जानकारी नहीं पहुंच पाती। सरकारी दफ्तरों में फाइलें पास करवाने में भी देरी होती है। कई पंचायतों में धन का सही उपयोग नहीं किया जाता। इसका हल यह है कि ग्राम सभाओं में जागरूकता बढ़ाई जाए और पंचायतों को जवाबदेही बनाया जाए। आज की चर्चा बहुत महत्वपूर्ण रही। हमने जाना कि ग्राम पंचायतों में कई सरकारी सहायताएं और रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं, लेकिन इन्हें सही तरीके से लागू करने की ज़रूरत है। अगर हम इन योजनाओं का सही उपयोग करें तो उत्तराखंड के गाँव में ही अच्छा जीवन जिया जा सकता है। स्थानीय लोगों को पर्यटन, कृषि और कुटीर उद्योगों में रोजगार मिल सकता है। सरकार और पंचायतों को पारदर्शिता लानी होगी ताकि पलायन रोका जा सके। अब यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम ग्राम पंचायतों की बैठकों में जाएं, योजना के बारे में जानकारी लें और उनका सही लाभ उठाएं। जैसे भी हाँ अभी बोलो। कुछ टाइम पहले चीजें ये सामने आई हैं कि उत्तराखंड में क्या होगा, टूरिज्म बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो हम्म। कुछ लोग नवयुवक जो आते हैं वो बाहर में, ऐसा है वो शहरों से उब करके वो
पहाड़ों में आते हैं, पहाड़ों में वो ने नाइट में कैंपिंग करते हैं, कैंप लगाते हैं अपना। तो जी, जी। उसमें मेरा कहने का मतलब है कि वो ग्राम प्रधान से, जो ग्राम प्रधान की समिति है पंचायत से, ग्राम पंचायत से, वो एक उनकी स्वीकृति लें कैंपिंग करने से पहले। और दूसरी बात है वो सुरक्षा मुहैया करना और ये सारी सुविधा देना। और एक आदमी को, कुछ लड़कों को वहां पे गाइड के तौर पे तैनात किया जाए, मतलब उनको बताया जाए। जैसे गांव में भी बहुत सारी जगह देखने की होती है, कुछ रहने का होता है। कोई आदमी कहता है कि यार हम यहाँ रहना चाहते हैं 1-2 दिन के लिए, तो उनको बताया जाए कि यहाँ पे एक गाइड की व्यवस्था भी हो। गाइड अपना जो चार्ज लेता है उनसे लेंगे, तो वो क्या होगा कि कुछ लोगों को पार्ट टाइम एक जॉब भी मिलेगा। और ये तो आपको देखना पड़ेगा कि वो कैंपिंग कर रहे हैं, क्या क्या व्यवस्था है। कहीं मंदिर के आसपास वो रहना चाहते हैं। कुछ ऐसे भी लोग आते हैं जो कि यहाँ से बद्रीनाथ यात्रा को जाते हैं, वो कहते हैं हम रुकना चाहते हैं, रात को हम यहाँ पे मंदिर में ही रहना चाहते हैं, मंदिर में भक्ति करना चाहते हैं। तो ये सारी देखना पड़ेगा कि वो कोई ऐसे चीजों का व्यसन ना करें, धूम्रपान ना करें, ये ना करें। तो ये चीजों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। और मेरा जो कहने का सेंस, आप क्लियर जो भी मतलब पाबंदियां हैं उनको तो फॉलो करना ही पड़ेगा। ये तो वो सारा ग्राम पंचायत ये चीजों को देखे, क्योंकि उत्तराखंड में टूरिज्म का मामला बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है। जैसी छुट्टियां मिलती हैं सब लोग आना पसंद करते हैं। तो ये ग्राम पंचायत के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी वो है। जो बच्चे हैं उनको गाइड के तौर पे तैयार किया जाए, तो कि भाई यहाँ क्या क्या है, उधर क्या है, इधर क्या है। अ, तो ये सारी चीजें बताइए, उनको जो प्रशिक्षण दिया जाए। जी। रावत जी, आपने बहुत एक अच्छी चीज़ बताई है। इससे भी गांव के विकास में बहुत मदद मिल सकती है। और मैं अपने यूट्यूबर भाइयों से भी कहना चाहता हूं कि अगर आप हम्म, उत्तराखंड में जा रहे हैं और कैंपिंग आप करना चाहते हैं, इसमें आपकी भी सुरक्षा रहेगी और गांव वाले की। तो मैं तो सबसे पहले ये चाहूँगा कि आप अगर किसी गांव में जाते हैं तो वहाँ के प्रधान से या कोई मुखिया व्यक्ति हो वहाँ पे, उससे परमिशन लें। और मैं तो ये एक बात और ये भी कहना चाहता हूँ कि जो गांव के प्रधान वगैरह हैं, वो उनसे उनके आइडेंटिटी ज़रूर ले, ताकि करेक्ट। एक ठीक। उनसे विश्वास कायम किया जा सके। और मैं ये हम्म। सोचता हूँ कि हमारे यूट्यूबर भाइयों को भी अपनी आइडेंटिटी देने में कोई दिक्कत या हम्म। परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उससे उनको उनको भी सुरक्षा मिलेगी। yes। अ, तो मेरा एक अपील है अपने यूट्यूबर भाइयों से कि अगर आप कहीं पे भी जाएं, उत्तराखंड में किसी भी गांव में जाएं, तो आपका स्वागत भी है, लेकिन आप अपनी आइडेंटिटी उन्हें अवश्य दें, ताकि किसी भी तरीके का जो कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है वो ना हो। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो सूचनापूर्ण और उपयोगी लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके गांव की पंचायत कैसे काम कर रही है। रावत जी, बहुत बहुत जी। धन्यवाद आपका। आप हमारे थैंक यू जी। चैनल पर आए हैं। और हम्म, अगली मुलाकात हमारे उत्तराखंड संवाद चैनल पर ही होगी। और मैं अपने जी। दर्शकों से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जैसा प्यार आपने इस चैनल पे दिया है, आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और उस पर भी अपना प्यार अवश्य दें, क्योंकि उस चैनल पे हम सिर्फ उत्तराखंड की योजनाओं पर, उत्तराखंड की जन समस्याओं पर, और या अदर्स जो भी उत्तराखंड के बारे में चर्चाएं होंगी, हम हम्म, उसी चैनल पर करेंगे। तो इसलिए प्लीज़ मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप उत्तराखंड संवाद को भी सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए चैनल पर। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। धन्यवाद रावत जी, बहुत बहुत हमारे नमस्कार। स्टूडियो में आने के थैंक यू लिए। जी।